हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज हम करने वाले हैं अपने पीवाईक्यू की क्लास 10। इससे पहले हमने जो 9 क्लासेस हैं कर ली हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा मेरे चैनल पर लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर, तो आपको वहाँ पर वो देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, दूसरा क्या है, पीवाईक्यू आप ज़रूर करिए। इससे आपको क्या है, सीटेट के एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस देने का तरीका है वो पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का लेवल किस तरह का होगा। लेवल इन द सेंस कि वो इजी होगा, मॉडरेट होगा या आपका हार्ड होगा। आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है। और अगर आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही होगी तो आपका क्या है कि एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा। ठीक है, कि आप एग्ज़ाम को उतना ही अच्छे से फेस कर पाएंगे, कि आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप साइंस के स्टूडेंट ही होंगे, बट फिर भी अगर आप साइंस या फिर कोई भी आपके साथी या कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं जो साइंस की सीटेट की वीडियोस ढूंढ रहे हैं, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं मेरे चैनल को लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। वर्षा को वहाँ पर क्या है कि आपको 3 क्लासेस, सॉरी मैंने 3 जो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की नोट्स हैं वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, क्लास 6, 7 और 8 के। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें एकदम टू द पॉइंट वहाँ पर हाईलाइट की हुई हैं। इस तरीके से आपको वहाँ पर पढ़ाया गया है कि आपको एक एक क्वेश्चन वहीं से बन करके आ रहा होगा अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो ये चीज़ें क्या होती है, छोटी छोटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि बस थोड़ा बहुत पढ़ा और एग्ज़ाम पास हो जाएगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता, तो इतना ईजी भी नहीं होता है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि उसी से काम चल जाएगा। अगर आपको पता होगा कि जो सीटेट पास करने का जो परसेंटेज है या फिर जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, जितने बच्चे उस एग्ज़ाम को फिल करते हैं उससे बहुत ज़्यादा ही कम, काफ़ी मतलब एक तरीके से बहुत ही कम मात्रा में ही उसको पास कर पाते हैं। तो आपको क्या है कि उन पास में शामिल होना है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आपकी तैयारी भी फिर उतनी ही अच्छे से हो, जिससे कि आप एग्ज़ाम को फेस कर पाएँ और अपने मैक्सिमम मार्क्स उसमें गेन कर पाएँ। ठीक है, तो हवा में बात करने से बात नहीं बनने वाली है, आपको सीरियस होकर के क्या है, सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी अपनी करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, ज़्यादा समय फिर बर्बाद किए हुए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल कंबस्शन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीजन इज एडेड एंड हीट इज रिलीज इन ऑल दिस रिएक्शंस। तो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। दहन की सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। इन सभी क्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो देखिए, अगर बात दहन की आती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा निकलती है। तो अगर दूसरा क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है, अगर दहन की वहाँ पर क्रिया हो रही है तो ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोजन होगा और ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो इस तरह से जो हमारे S1 और S2 दोनों ही सक्रिय हो जाते हैं और S1 S2 सही व्याख्या है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर देखो हर बार सेम क्वेश्चन पूछा जाए ज़रूरी तो नहीं है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो आपको वो भी आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड कर रही हूँ जिससे आपके और अच्छे से तैयारी हो पाएगी इस चीज़ से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 2 इमेजेस ऐड किए हैं। तो देखिए, पहला जो पेज है ये आपका एनसीईआरटी बुक का ही है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट is called combustion. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called as a fuel. The fuel may be solid, liquid or gas. Sometimes light is also given off during combustion either as a flame or as a glow. ठीक है, तो आपकी क्या है, एनसीईआरटी में भी ये लाइन दी हुई है, तो अगली बार हो सकता है जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन यहीं से बन के आ जाए। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। दूसरा, यहाँ पर आपको एक इमेज मैंने यहाँ ये ऐड की हुई है जहाँ पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताया गया है।
तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो सराउंडिंग से क्या है हीट ली जाती है, तो रिएक्शन इज कूलर देन सराउंडिंग, तो सराउंडिंग से क्या होती है, कूलर होती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि वहाँ पर हीट को रिलीज किया जाता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज होटर देन सराउंडिंग, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये क्या होती है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो अगेन हो सकता है कि क्वेश्चन अब की बार एंडोथर्मिक से पूछ लिया जाए, तो आपको ये चीज़ें भी क्या है, पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक इमेज और भी मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ पर बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। प्रीवियस क्वेश्चंस जो PYQ हैं उनमें भी देखा गया है, वो ये है कि होटेस्ट यहाँ पर देखिए एक कैंडल ऐड यहाँ पर की हुई है, कैंडल के अलग अलग पार्ट्स बताए हुए हैं और उसके जोन हैं, तो यहीं से क्वेश्चन बन करके आता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है इसे हम लीस्ट हॉट कहते हैं, जो थोड़ा ऊपर का यानी कि बीच का पार्ट है उसे मॉडरेटली हॉट बोलते हैं, और जो सबसे बाहरी पार्ट होता है ये आपका है होटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इधर साइड में दिया हुआ है कि इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होती है, और ये कैसा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। इनर मोस्ट जोन में आता है। आपका मिडिल जोन क्या होता है, पार्शियली कंबस्शन होता है इसमें, और ये कैसा दिखता है, येलो दिखता है। इसके बाद आता है आपका आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन, और ये कैसा होता है, ब्लू होता है। तो आपको ये इधर साइड की भी ये तीनों और इधर साइड की ये तीनों चीज़ें क्या है, याद रखनी है। तो हो सकता है मैचिंग के रूप में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, अदर्शन और रीज़न के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ क्या बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका एक भी ना छूटे, इसलिए मैंने यहाँ पर यही वाली इमेज भी ऐड की है। तो अब आप इसका भी क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आप उसको इजीली क्या है कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसे अब हटा देते हैं यहाँ से, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, रिएक्शन यहाँ पर ये रहा कि रिएक्शन 1 दी हुई है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट, और रिएक्शन 2 कह दिया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि R1 के ऑप्शंस दिए हुए हैं, R2 के किस टाइप की रिएक्शन से हमारी, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या दिया हुआ है कि अभिक्रिया 1 दी हुई है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो देखिए इस चीज़ को सबसे पहले करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब आप सोडियम सल्फेट से करेंगे तो किस तरीके से होगी। तो अभी एक बार हम करके देख लेते हैं। तो बेरियम क्लोराइड होता है आपका BaCl2, और सोडियम सल्फेट होता है आपका Na2SO4, ठीक है। जब इनकी रिएक्शन की जाती है आपस में तो क्या होता है कि बेरियम के सल्फेट बनता है और सोडियम का क्लोराइड बनता है, ठीक है, NaCl इस तरीके से बनता है। और सेकंड हमारी जो क्या रिएक्शन दी गई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, MgO होता है, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, CO2। और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा, मैग्नीशियम और होल CO3, ठीक है, ये बनता है हमारा। तो इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलेंगे। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि देखो ये यहाँ पर चला गया है, ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया है इसके साथ में, और इस वाले में क्या हो गया कि ये जुड़ करके एक बन गए हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी पहली रिएक्शन होगी वो होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, और जो सेकंड रिएक्शन होगी वो होगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से क्या है, आपका क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या है वो तरीका होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर है तो बहुत ही आपको मतलब देखो फिर तो विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। बट अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है और आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हैं कि कौन सा सही होगा, क्या हमें लगाना है, तो उसके लिए तो देखो थोड़ा सी आपको फिर एफर्ट लगाने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पर सही हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं हम। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पर बताना है कि स्टेटमेंट 1 है, फिजिकल चेंजेस आर ऑलवेज रिवर्सिबल, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म इन अ फिजिकल चेंज। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात की गई है कि फिजिकल चेंज आर ऑलवेज रिवर्सिबल, ये गलत बात है बिल्कुल। ऑलवेज रिवर्सिबल से का मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई प्रोडक्ट यहाँ पर था और वैसे ही प्रोडक्ट यहाँ पर हमें बन करके आया, और अगर प्रोडक्ट बन के आया जो P2, अगर आप उसको वापस से करेंगे तो फिर वो सेम एज इट इज़ बन करके आ जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना।
ना। कैसे, मान लो आपने यहाँ पर कोई कांच लिया है ना, कोई कांच लिया है और कांच को आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद उसके टुकड़े बन गए हैं, ठीक है, टुकड़े बन गए हैं कांच के। बट जब आप उसको जोड़ेंगे, क्या वो एज इट इज़ बिल्कुल है बिल्कुल सेम मिल पाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर आप कागज़ के टुकड़ों को फाड़ दीजिए, तो क्या वो बिल्कुल आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। और देखिए दूसरे स्टेटमेंट में क्या गया है कि नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। बिल्कुल सही बात है। जब आप कागज़ के टुकड़ों को तोड़ रहे हो तो रहेगा है तो वो तब भी कांच ही है ना, कोई नई चीज़ तो यहाँ पर हमें मिली नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर अभी हमने देखा कि जैसे मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड को हमने मिलाया तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिल रहा था। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि आपको कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। तो जिसकी वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ करेक्ट हो जाता है कि S1 इज फॉल बट S2 इज ट्रू, है ना, कि भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्कर्षणीय होता है नहीं, और भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आपका करेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो छोटी छोटी सी देखो क्वेश्चन होने को तो देखो हार्ड भी नहीं होते, बट छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम को या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए, तो आप क्या है कि इजीली उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है, फ्लेम ऑफ ए कैंडल। देखिए आगे ऊपर सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है एज इट इज़ वहाँ पर यहाँ पे क्या है पूछ लिया गया है। तो देखो ऐसा कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, है ना। तो चलिए करते हैं। अभी हमने क्या करा था कि हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सबसे बाहर वाला। तो सबसे बाहर वाला क्या होता है, आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन। मॉडरेटली पार्ट कौन सा था आपका, इनर, सॉरी आपका था ये मिडल पार्ट में। मॉडरेटली क्या है आपका मिडल पार्ट है, ठीक है, ये इसके सामने वाला हो गया है। लीस्ट हॉट कौन सा था आपका, इनर मोस्ट हॉट जोन ऑफ अनबर्नट वैक्स या वेपर। तो बिल्कुल एज इट इज़ देखो वही। और पता है आप अगर ध्यान देंगे तो वो जो मैंने वहाँ पर ऊपर इमेज ऐड की थी ना, वो आपकी एनसीईआरटी बुक की ही थी। और आप देखिए एनसीईआरटी बुक से ही एज इट इज़ क्वेश्चन बिल्कुल बन करके आ गया। तो एक एक पॉइंट को मैंने इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियोज़ में, जो पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने क्लास 6, 8 और 7 की वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। अगर आप जा करके देखेंगे तो मैं कह रही हूँ डेफिनेटली 100% ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जरा सी भी वो हेल्प ना करें, ठीक है। तो एक बार आप ज़रूर जाइएगा, क्लासेस को बिल्कुल सीरियस होकर के देखिएगा और उसके बाद PYQs करिएगा और फिर आप अपना स्कोर देखिएगा कि 30 आफ्टर 27 और 28 अगर आपके ना बन रहे हो तो कहना आप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन अब हम मैच कर लेते हैं कि A का थर्ड हो जाता है हमारा, B का सेकंड और C का क्या है फर्स्ट हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सर्वाधिक गर्म भाग होता है आपका पूर्ण दहन वाला, और मध्यम भाग होता है आंशिक दहन वाला, और न्यूनतम भाग होता है अंजलि मोम की वाष्प का अंतरम भाग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी देखो, अभी तक हमने जितने भी आया लगी हमारी क्लास 10 रहने वाली है PYQ। तो आप ये देखिए कि अब तक हमने जितनी भी क्लास 9 तक की, यानी कि ये मान लीजिए आप क्लास 10 में से 9 जो आपकी क्लासेस रही है ना PYQ की, तो वहाँ से आपका रिएक्टिविटी सीरीज से तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है ना। रिएक्टिविटी सीरीज से तो एक एक क्वेश्चन वहाँ पर आपका पूछा गया है। तो आप क्या है कि उसे तो बस रट लीजिए, अपने फिंगर टिप्स पर कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपको किसी न किसी रूप में देखने के लिए बनेगा ही बनेगा। तो ऐसा क्यों होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो आपका नीचे होता है हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उससे रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मतलब जो लीस्ट रिएक्ट होगा या डज नॉट रिएक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर करेक्ट होगा कि कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो वो है कॉपर या तांबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाते हैं। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला दिया हुआ है ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट इन A एंड B हॉरिजॉन्स इज एडवांटेजेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। S2 दिया है A एंड B हॉरिजॉन्स आर रिच इन वाटर मिनरल्स एंड ह्यूमस। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 है A और B सनिस्तर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखन जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है। A और B सनिस्तर स्थिति जल खनिजों एवं खाद में समृद्ध है। तो आप ये देखिए जो यहाँ पर
बात की हुई है कि ए और बी संस्तर स्थितियों में। तो जो ग्रोथ और ब्रांचिंग की रूट्स की बात यहाँ पर हो रही है कि जो ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट इन ए एंड बी होरिजोन्स इज एडवांटेजेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो बिल्कुल सही बात है ये हमारी, है ना। ए एंड बी होरिजोन्स आर रिच इन वाटर मिनरल्स एंड ह्यूमस। तो देखिए ये बात वैसे तो देखो, अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ऑफिशियल आंसर की में जो है S1 और S2 को दोनों को सही माना गया है और S2 की सही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर S1 की सही बताई गई है। बट जब मैंने यहाँ पर ध्यान से देखा तो आप खुद देखिए, जो लेयर होती है, मान लो ये ए हो गई सोइल की और ये आपकी बी लेयर हो गई है सोइल की, तो जो ह्यूमस होगा वो आपकी ऊपर वाली लेयर में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बी। तो देखो यहाँ पर बराबर तो नहीं होगा, रिच तो नहीं कह सकते हम, या बराबर भी नहीं होगा, थोड़ा तो देखो कम होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर S1 करेक्ट हो सकता है और S2 क्या है यहाँ पर आपका फॉल्स हो सकता है। बट दूसरे ही केस में आपके यहाँ पर दूसरी ये चीज़ें हो सकती हैं कि जो ऑफिशियल अगर आंसर की को अगर हम सही मानते हैं तो ये होगा कि देखो ह्यूमस है तो यहाँ पर भी है और यह है यहाँ पे भी, यहाँ पर फिर इस चीज़ को नहीं माना गया है कि वो कम है या ज़्यादा है, बस यहाँ पर ये शो किया गया है कि वो है, प्रेजेंट है वहाँ पर ए लेयर में भी बी लेयर में भी, तो जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है कि S2 को भी सही मान लिया गया है। बट अगर बिल्कुल सही उसके हिसाब से देखा जाए कि बिल्कुल करेक्ट क्या बैठता है, तो उस हिसाब से तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होना चाहिए। बट ऑफिशियल आंसर की ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है वही सही माना है, तो हम उसे ही क्या है यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आपको भी वही देखना है। तो हो सकता है कि देखो कुछ बच्चे यहाँ पर 1 भी लगा दे, 3 भी लगा दे, अब वो डिपेंड करता है कि भाई जिसका समय ठीक होगा उसका भाई मार्क्स मिल जाएगा, जिसका नहीं होगा उसका कट जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ऑफ सीवेज। तो सीवेज जो होता है हमारा, उसमें जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है, तो देखिए जो आपका यहाँ पर इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन जैसा कुछ ना हो, वहाँ पर बॉन्ड उस तरह के ना मिल रहे हों हमें। तो देखिए आपके जो इनऑर्गेनिक होता है वो आपका फॉस्फेट होते हैं, या होते हैं आपके क्या इनऑर्गेनिक। और इस यूरिया है, पेस्टिसाइड है, वेजिटेबल वेस्ट हैं, तो ये सारे जो होते हैं ये आपके होते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, आप इनको बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो गलत हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से ये यहाँ पर सही है। ठीक है, कि क्या मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियाँ हैं, तो वो है फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो मतलब क्वेश्चन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट चीज़ें आपने कितने ध्यान से पढ़ी है, कितने अच्छे से पढ़ी है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 7 का आंसर बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू आर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा है प्लांट्स के, तो क्या दिया गया है, 2 प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ओनली इंसेक्ट्स आर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन अकर ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। यह निम्नलिखित में से क्या पौधों में लैंगिक जनन के विषय में सत्य है। लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक हैं, केवल कीट ही परागण के कारक हैं, निषेचन केवल परागण के पश्चात ही हो सकता है, पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। तो आप ये देखिए कि लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो आपका मतलब एक ही प्लांट पर भी क्या हो सकते हैं, आपके दोनों मतलब पार्ट्स वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। केवल कीट वाला भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। केवल कीट नहीं, देखो हवा होती है ना, पानी होता है, और बहुत से जंतु ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चिपक करके इधर उधर से क्या होता है परागण हो सकता है। तो निषेचन केवल परागण, हाँ ये बात सही है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो पोलिनेशन के बाद ही होगा, पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं, ये बात भी सही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो सी और डी है, यानी कि 4 वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है आपका यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पिक द ओड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन को ध्यान में रखते हुए हमें अपना ऑप्शन चूज करना है। तो ग्रास होपर है, कॉकरोच है, स्नेल है, अंट है, टिड्डा, कॉकरोच, घोंघा, चींटी। तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्रास होपर है, कॉकरोच है और अंट है, आपका यहाँ पर इन तीनों में क्या पाया जाता है, ट्रैकिया सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, ट्रैकिया सिस्टम पाया जाता है। और जो आपका स्नेल होता है इसमें आपके गिल्स और जो लंग है वो पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बेसिस पर आपका ये क्या है डिफरेंट हो जाता है। मैं यहाँ पर अगेन एक इमेज ऐड कर रही हूँ, तो आप हो सकता है उससे आपको थोड़ा और अंदाजा इस क्वेश्चन का लग जाए। ठीक है,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इमेज ऐड की है। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ पर एक तरह का टिड्डा दिया हुआ है, ट्रैकिया यहाँ पर सिस्टम है, ये रहा स्पायरल्स हैं और ये इसके एयर सैक्स बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका एक स्नेल दिया हुआ है, स्नेल में क्या होते हैं आपके गिल्स या लंग्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है आप इनमें डिफ्रेंशिएट इन्हें कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बेसिस पर, ठीक है। अब यहाँ से इस इमेज को हटा देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले यहाँ से थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, बहुत मैसी हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या था हमारा, करेक्ट था। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं फिर अब हम कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें स्टेटमेंट यहाँ पर मतलब दिया हुआ है, एक यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं और हमें उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ यूरिथेरा, यूरेट्रस कैरी यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू ब्लड, blood containing useful and harmful substances reaches kidney for filtration, wastage dissolved in water is filtered out as urine in the kidney। तो देखिए यहाँ पर किडनी की बात की गई है, एक बार हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं हम कि क्या बात इन्होंने बोली गई है कि मूत्राशय में भंडारित मूत्र मूत्रमार्ग के सिरे या अंत पर उपस्थित मूत्र से बाहर निकाल दिया जाता है, मूत्र वाहिनियाँ मूत्र के मूत्राशय तक ले जाती हैं, उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं, और लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थों सहित रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुंचता है, जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में छानकर मूत्र रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा भी मतलब बेसिक लिए भी अगर आप ठीक से सोचेंगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल ही जाएगी। वो देखिए कि जब हमारी बॉडी है, हमने खाना खाया, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर तक गया और जो हमारी जो किडनी होती हैं अब वो वहाँ पे कब जाएगा, जब हमारी सारी जो चीज़ें हैं अच्छी अच्छी सारी अब हमारी बॉडी में चली जाएंगी, ठीक है। अब चली जाने के बाद क्या पे होगा कि लाभदायक हानिका पदार्थ सहित रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुँचता है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर क्या है, पहला जो स्टेप होगा वो डी होगा। इसके बाद जो उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि जो बाकी के अवशोषित पदार्थ हैं वो इसमें अवशोषित कर लिए जाएंगे। इसके बाद क्या है कि जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में छनकर, अब जो देखो वहाँ पर आगे वृक्क में पहुँच गए हैं, वृक्क अब उन्हें देख रहा है कि कौन सा सही है कौन सा अच्छा है, अच्छा देख लिया है, चलो चलो अब इस वाले को ये अच्छा है, ये पानी ब्लड में भेजो, उसे ब्लड में भेज दिया, अरे ये तो गंदे गंदे से हैं, चलो इसको क्या करो बाहर भेजो। तो बाहर भेजने के लिए क्या करेगा वो जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में छानकर मूत्र में बाहर निकाल दिए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जब बाहर निकाल दिए जाने के बाद में वो कहाँ इकट्ठा होंगे कि मूत्र वाहिनियाँ मूत्र के मूत्राशय तक ले जाती हैं। फिर उसके बाद जब मूत्राशय तक ले जाएंगी तो वहाँ पर वो क्या है इकट्ठी हो जाएंगी और उसके बाद क्या है मूत्र से वो बाहर निकाल दी जाती हैं। तो इस तरह से भी क्या है आप इसका सीक्वेंस बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है। इससे इसी के रिगार्डिंग मैं अभी यहाँ पर आपको एक इमेज और दिखाऊंगी जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से ये जो प्रोसेस है हमारा किडनी का या फिर इम्प्योरिटीज़ को बाहर करने का और अच्छी चीज़ों को ब्लड में भेजने का, तो आप उसे अच्छे से क्या है समझ पाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इमेजेस ऐड कर दी हैं। तो आपका ये देखो ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पर सारी चीज़ें गई और यहाँ पर ये आपका वृक्क वाला सिस्टम आ गया है पूरा और इसको अलग से दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हैं आपकी, लेफ्ट रिनल वेन है, लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट रिनल आर्टरी है, राइट रिनल आर्टरी है, राइट किडनी है, राइट रिनल वेन है। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर ये आ गई हैं, इकट्ठी हो गई, यहाँ पर आकर के इकट्ठी होने के बाद में उसने अलग अलग करके क्या है जो गंदी वाली थी वो इधर भेज दी और जो अच्छी वाली चीज़ें थी वो ऊपर भेज दी हैं। तो उसके बाद यूरेटर से वो आ रही हैं, फिर यहाँ पर ब्लैडर में इकट्ठी हो जा रही है और यूरेथ्रा से क्या है फिर वो पास हो जाती हैं। और सेम चीज़ क्या है इसी वाली इमेज में आपकी एनसीईआरटी बुक से ही ये ली गई है इमेज है। तो यहाँ पर भी दिखाया गया है कि देखिए किस तरीके से मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर होता है किडनी का, वो कैसे चीज़ें वहाँ पर काम करती हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे और अच्छे से डीप में पढ़ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा अपने आप से, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या है उसको इजीली कर पाएँ, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर पहले इमेजेस को हटा देते हैं कि इस चीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ सकता है कि ये जो आपकी जो स्मॉलेस्ट फंक्शन जो फंक्शनिंग होती है, जो पार्ट होता है इसका
फंडामेंटल जो की होती है आपकी किडनी की, वो क्या होती है, आपकी होती है नेफ्रॉन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप क्या है इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी 11 की तरफ। क्या है, वाइल प्रिपेयरिंग डो फॉर मेकिंग केक द कुक एड्स अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड शुगर टू द डो एंड लीव्स इट असाइड फॉर फ्यू आवर्स, व्हाई डज द डो स्मेल सोर आफ्टर फ्यू आवर्स। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। केक के लिए आटा गूंथते हुए रसोइये ने एक चुटकी ईस्ट और चीनी आटा में डाली और कुछ घंटों के लिए उसे रखकर छोड़ दिया। कुछ घंटों के बाद आटे में से खट्टी गंध क्यों आ रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, अल्कोहल उत्पन्न होती है, ईस्ट में चीनी डाली गई थी, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो देखिए, तो जहाँ जब यहाँ पर चीनी की बात आ रही है और नमक की बात आ रही है, ईस्ट भी है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा होगा कि वहाँ पर अल्कोहल बन रहा होगा, तो जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पर वो खट्टी सी गंध हमें आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पर आपका वो करेक्ट हो जाता है। अगेन मैं यहाँ पर एक और इमेज ऐड कर रही हूँ जिससे कि आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्मेंटेशन बाय ईस्ट हो रहा है, शुगर है, फर्मेंटेशन में इथेनॉल या फिर अल्कोहल निकलता है, और साथ में क्या निकलती है, आपकी CO2 भी निकलती है। फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट गेट्स एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इथेनॉल, वाइन, हाइड्रोजन या फार्स जो हमें होते हैं, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्लूकोज, इथेनॉल जब वो टूटता है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी इस तरीके से क्या है वहाँ पर बनता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगेन जो क्वेश्चन आपका आ सकता है, हो सकता है यहीं से कहीं से पूछ ले, तो इसलिए मैं क्या है छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर ऐड करती हुई चल रही हूँ। छोटी हमारी वीडियो देखिए थोड़ी सी तो लंबी हो सकती है, बट लेकिन आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा फील होगा कि आपने कुछ अच्छा सीखा, कुछ नया सीखा, है ना। ऐसा नहीं है कि बस आए PYQ करे और चलते बने, उससे रिलेटेड भी आप कुछ यहाँ पर नया सीखने को मिल रहा है, तो आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा संतुष्टि यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा कि अल्कोहल क्या है, उत्पन्न होता है। आगे बढ़ जाते हैं, बाकी के ऑप्शन हटा देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये आंसर इतने सारे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ब्लड फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन इन आर्टरीज, आर्टरीज हैव वॉल्स। तो देखिए, हिंदी में भी पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि धमनियों में रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है, धमनियों में कपाट हैं। तो यहाँ पर जो पहले वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि जो एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, धमनियों में कपाट होते हैं, नहीं, ये होते हैं आपके जो उसमें वेन्स में, या फिर आप कहेंगे वेन्स में होते हैं आपके, एक मिनट, मैं शायद इसका नाम, आर्टरीज होता है, और आपके वेंट्रिकल्स, है ना। तो इस तरीके से होता है, तो उनमें आपके वाल्व्स होते हैं, आर्टरीज में आपके वाल्व्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाता है, और जो किंतु है S2 है वो क्या है आपका असत्य हो जाता है। अगेन मैं इमेज ऐड कर देती हूँ एक हार्ट की यहाँ पर, उसके उससे रिलेटेड सारी चीज़ों की, तो आप उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एक भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 इमेजेस ऐड की हैं। पहली में आपको दिया गया है कि ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो जो क्या करती है, आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट से, वो लंग्स की तरफ ले जाती है। तो ये अजम्पशन है, इसको याद रखना है। अगेन पल्मोनरी जो वेन होती है आपकी, वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये अजम्पशन है, इन दोनों को अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपकी जो आर्टरीज होती हैं, वो क्या करती हैं, आपका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। और जो आपकी वेन्स या फिर होती हैं, आपकी जो वेन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो इकट्ठा करती हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ पर देखिए कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी क्या करती है, बेड्स ऑफ ऑल बॉडी टिश्यूज वेयर गैस एक्सचेंजेस अकर। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। और ह्यूमन में कितने चैम्बर हार्ट होता है, आपका 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर देखिए ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है कि आर्टरीज ऐसी होती है, वेन्स इस तरह की होती हैं, और कैपिलरीज इस तरह की होती हैं। दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, दे कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, दे कैरी ब्लड टू द टिश्यूज टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द सेल्स। तो यहाँ पर ये बेसिक डिफरेंसेस हैं आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के बीच में भी, तो आपको इन्हें भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन अगेन यहाँ से भी बन करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ पाएँ। सेकंड, आप अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ
कि आपको वीडियो देखने के बाद में अब क्या है बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारा कुछ यहाँ से सीख लिया है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर थर्ड होगा वो आपका क्या है, सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर टू सिचुएशंस ए एंड बी गिवन बिलो। तो ए दे रखा है, एग्जॉस्ट फैन इज फिटेड ऑन द वॉल नियर द सीलिंग इन द किचन। एग्जॉस्ट फैन इज फिटेड नेक्स्ट टू विंडो ऑफ द किचन। हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं इसको, कि रसोई में छत के निकट दीवार पर निर्वातक पंखा लगा हुआ है। निर्वातक पंखा रसोई की खिड़की के साथ लगा हुआ है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन अधिक प्रभावी होगा। अच्छा, अगर आप अपने घर बनाया होगा या आपके घर बने हुए होंगे, है ना, किचन आपकी होगी, ये विंडो है और यहाँ पर ये इसका मतलब गेट मान लो आप, और यहाँ पर क्या है, एग्जॉस्ट फैन ऐसे ऊपर की तरफ सीलिंग के पास हम लगा देते हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि हम ऊपर ही लगाते हैं, और ये जनरली आपको पता भी होगा। जैसे घर में कभी आपको, अब तो खैर आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, जब आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो पता ही होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कभी बड़ों से सुना हुआ होगा कि नहीं, छत के पास ही लगाओ और ज़रूर होना चाहिए आपका एग्जॉस्ट फैन। क्यों? क्योंकि जो आपके रूम की जो भी गर्मी होती है, वो हवा या गर्मी है, वो धीरे धीरे उठ के क्या होती है, ऊपर जाती है। गर्मी तो यहाँ नहीं कहेंगे, हवा ही एग्जैक्ट वर्ड होगा। तो वो क्या होगी, हवा हल्की होने के बाद क्या है, वो ऊपर उठती है। जब वो ऊपर उठेगी तो क्या है, उसे पास करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एग्जॉस्ट फैन वहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। और जो हमारी विंडोज़ होती हैं वो जनरली क्या है, वो थोड़ा बीच में दीवार के, हम विंडो कभी ऊपर नहीं लगाते, हम नीचे लगाते हैं। तो जब हवा ऊपर उठ रही है तो वो ऊपर खिड़की से भी जाएगा, सीलिंग हमारी जहाँ पर आ जाएगी वहाँ वो टकरा जाएगी। टकराने के बाद उसे एग्जॉस्ट फैन ही है जो दिखेगा निकलने के लिए। तो क्या है कि वो वहाँ से अच्छे से क्या है, पास हो सकती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है कि छत के निकट लगाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। और रसोई की खिड़की के साथ लगा हुआ है, नहीं, ये नहीं होगा। तो ए अधिक प्रभावी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पर क्या है, आपका करेक्ट होगा। तो इसके पीछे क्या लॉजिक थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वैसे आपको ये पता ही होगा, ठीक है, बट जिसे नहीं भी पता तो वो अब क्या है, अच्छे से इसको समझ लेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या गया है, इन अ सिंपल पेंडुलम द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशन इज डी। टाइम टेकन बाय बोब टू मूव डिस्टेंस डी बाय 4 स्टीवन सेकेंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। एक सरल लोलक की माध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच की दूरी डी है। दूरी d/4 तय करने में गोलक t1 सेकेंड लेता है। लोलक की समय अवधि क्या है ना। तो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड उसका बताना है। तो आपको देखो कुछ इस तरीके से इसकी इमेज हम बना सकते हैं कि यहाँ पर एक ये बोब ऐसे लटका हुआ है, ये इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजिशंस हो जाएंगी। ये इसकी क्या है, मीन पोजिशन है। ये कौन सी हैं, एक्सट्रीम पोजिशंस हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगी। और उन्होंने कहा है कि जो माध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच की जो दूरी है वो डी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो डी है, ठीक है। दूरी यहाँ पे भी डी है और यहाँ पर भी डी है। और जो दूरी d4 तय करने में जो गोलक t1 समय सेकंड लेता है, ठीक है। तो जब d1 समय लेता है तो आपको पता होगा कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो होता है हमारा, यानी कि आप इसको t बोल सकते हैं। तो ये होता है 1/f के, यानी कि फ्रिक्वेंसी के। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन, यानी कि जो भी समय लिया गया है। तो देखिए जो टाइम टेकन है हमारा वो क्या है, यहाँ पर t1 है। और जो हमारे जो मतलब जो दूरी तय की गई है, तो यानी कि जो दूरी को यहाँ पर आप नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन से भी मान सकते हैं। तो वो क्या है आपका, यहाँ पर d/4 है। और मतलब यहाँ से d/4 है टोटल, यानी कि जब उसको d इतना चलेगी तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी इसको इतना चलना पड़ेगा 4। अगर हम देखेंगे तो एक बार इधर जाएगी, वो एक बार इधर, तो पूरा टाइम करने में उसको लगभग यहाँ पे क्या होगा कि 4 बार चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसकी क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई। तो d/16 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जब ये आ गई हमारी क्या, फ्रीक्वेंसी। और टोटल 4d है हमारा, अगर हम देखेंगे तो ये 4 × d हो जाएगा, ये 4d। एक मिनट में इसको थोड़ा ठीक से करके लिख देती हूँ अच्छे से आपको, जिससे कि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन थी, एक्सट्रीम पोजीशन थी। तो यहाँ पर f1/f था ये। और इसको अगर हम f नंबर ऑफ ऑसिलेशन लेंगे तो यहाँ पर ये हमारा d/4 हो गया है। टाइम हमारा जो t1 है, और टोटल जब ये चलेगा तो वो 4d हम इसको मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो f = क्या आएगा, 1/16 t1 आ जाएगा हमारा। और जब हम इसको इन्वर्स कर देंगे, यानी कि जो 16 t1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल T, यानी कि टाइम पीरियड के बराबर आ जाएगा। और इस तरह से
ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं। पहली बार में जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ये ट्रिकी फील हो सकता है, बट अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक अप्लाई करेंगे तो भी क्या है आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दे रखा है कि स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डेटा गिवन इन टेबल ए एंड बी। तो यहाँ पर टेबल ए दे रखी है, टेबल बी दी हुई है, और यहाँ पर हमें बताना है कि जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से आएगा टेबल ए और बी के लिए। हिंदी में भी सेम है, ठीक है। तो इंग्लिश में दे रखा है कि ए विल बी हैव अ ग्रेटर स्लोप दैन बी विल हैव अ ग्रेटर स्लोप दैन ए, स्लोप्स ए एंड बी विल बी इक्वल, कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कि बी और बी से ए की ढलान अधिक है, ए से बी की ढलान अधिक है, ए और बी में ढलान बराबर या सम होगी और दी गई सूचना से इस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। पहली बात तो यह है कि जो दूरी समय ग्राफ है तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, बताना है कि ढलान के बारे में, यानी कि स्लोप जो आएंगे वो कैसा आएगा। तो पहली चीज़ तो क्या है हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला 4th है ये करेक्ट हो, मतलब गलत हो गया है। दूसरा क्या होगा कि मतलब इससे भी पहले तो अगर आप क्वेश्चन, अरे इतना हार्ड क्वेश्चन अगर टेबल्स वगैरह दे दिए हैं, ग्राफ प्लॉट करने के लिए दे दिए हैं, तो ये आप सोचेंगे तो घबरा सकते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो देखो टेबल ए में जो दी गई है डिस्टेंस और टाइम देखिए 0, 10, 1, 10, 22, 33, 44, और डिस्टेंस टेबल बी में जो डिस्टेंस और टाइम है सेम दी गई है। तो अगर आप देख रहे होंगे इनमें जो रिलेशन है, अगर मैं 3 को उससे काटूंगी तो 10 आ जाएगा, 6 को उससे काटूंगी तो 20 आ जाएगा, 9 को काटूंगी तो यहाँ पर अगर 3 से काटूंगी तो 3 और ये 30 आ जाएगा, और अगेन यहाँ पर मैं इसको उससे काटूंगी तो ये 40 आ जाएगा 4 के टेबल से, है ना। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो ये 3 के टेबल से अगर हम जा रहा है तो अगर हम इसको निकाल लेंगे तो ये बिल्कुल क्या है, टेबल ए के ही बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्लोप्स होंगे ए और बी के वो क्या होंगे, दोनों के ही बराबर होंगे, यानी कि ये बराबर होंगे, ए भी ऐसा ही होगा और बी भी ऐसा ही होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि बस वहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गई है तो बिल्कुल सेम, यानी कि इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर जो 3rd होता है यहाँ पर ये क्या है, करेक्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन देखने में हार्ड हो सकता है बट लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। What will happen to the size of the image of formed in a convex lens if the object is positioned beyond the center of curvature and thickness of lens is reduced? किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आमाप को क्या होगा यदि बिंब को वक्रता केंद्र से परे रखे जाए और लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर ये कहा है कि जो उत्तल लेंस होता है, सबसे पहली बात तो जो आपका उत्तल लेंस होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो उत्तल लेंस जो निर्मित प्रतिबिंब होगा वो उसकी आमाप को क्या होगी यदि बिंब को वक्रता केंद्र कहाँ है आपका, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ पर होता है आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से परे रखा जाए और लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए। यहाँ पर इससे परे रखा जाएगा और उसकी मोटाई को घटा दिया जाए। तो देखिए साइज ऑफ इमेज विल इंक्रीज, क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। देखिए पहली बात तो इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए जो आपकी जो इमेजेस फॉर्म होती हैं जो वो किस तरीके से फॉर्म होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक इमेज ऐड कर रही हूँ जिससे आप उसको अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो जो इमेज यहाँ पर दी हुई है इसमें आप देखिए कि जो अलग अलग आपकी इमेजेस बनने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, है ना। अगर इमेज यहाँ पर आपकी यहाँ पर रखा हुआ है तो किस तरीके से बनेगी, है ना। टाइप्स ऑफ इमेज है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश बनती है इसमें, ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप, ठीक है, इस तरीके की। तो आप अगर अब इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर काफ़ी दूर कहीं इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी आपकी इमेज फॉर्मेशन की। इससे अलग क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर आपको बोली गई है कि जो आपका यहाँ पर बोला गया है, एक मिनट रुक जाइए, कि जो लेंस की मोटाई के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए। तो लेंस की मोटाई के घटाने का मतलब है यहाँ पर कि उसकी पावर को क्या है, कम करना। अगर पावर यहाँ पर कम कर दी जाएंगी तो फिर फोकल जो आपकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। जो फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी वजह से जो जो आपकी इमेज होगी जो उसका जो है जो साइज़ है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी देखो, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल की चीज़ें हो जाती है। क्लास 8 तक में तो देखो इतना नहीं बताया भी नहीं जाता है, थोड़ा सा ऊपर ही क्वेश्चन
उन्होंने यहाँ पर पूछा है, तो आपको वो चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं तो आपका कोई लॉस नहीं होगा, तो ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। इसके बाद है, और हाँ देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझाना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना, आपको एक बार में ही वो देखते ही समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी बार के पढ़ने में भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ उस पर टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, उसे स्किप कर दीजिएगा। नहीं तो वही क्वेश्चन आपका क्या है, सारा समय खा जाएगा और आप अपने और क्वेश्चन जो आपको आते भी होंगे तो आप मतलब या तो फिर मतलब नर्वस हो सकते हैं या परेशान हो सकते हैं कि अरे ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं और नहीं कर सकता, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो आपको लगे कि आउट ऑफ द सिलेबस है या थोड़ा सा ऊपर कुछ ऐसा पूछ लिया गया है ना, तो अगर आपको स्मार्टली तरीके से, है ना, तो देखो सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना ही ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी होता है कि आप उतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लो कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाए। देखो नेगेटिव मार्किंग तो कोई यहाँ पर है नहीं, तो आप सारे भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी लगा देंगे तो, बट आप उस क्वेश्चन को फिर तुक्के से करिए, ठीक है। आप ये नहीं कि घंटों तक उस पर बैठे हुए, समय बच रहा है तो एक अलग बात है, आप कर सकते हैं, बट लेकिन ज़्यादा समय उस पर नहीं लगाना है। पहले पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कीजिए जो जो आपको अच्छे से आते हैं। उसके बाद जो भी टाइम आपके पास बचता है उसमें जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ी सी कुछ सोच करके इसे सोल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप ऑब्वियसली कीजिएगा। अदरवाइज़ तो क्या है, उस पर तुक्का आजमाइए और अपना पेपर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते समय, तो वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताती हुई चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग साउंड एंड लाइट। वाइब्रेशंस आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, बोथ लाइट एंड साउंड रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। ध्वनि एवं प्रकाश के संदर्भ निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है। प्रकाश और ध्वनि दोनों को सिंचन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो देखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन, बिल्कुल सही बात है, जब वाइब्रेशंस होती हैं तभी क्या होती है, ध्वनि आपकी उत्पन्न होती है। तो यह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट। प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है, सही बात है। तो इसका सही से अच्छा उदाहरण है कि जब कभी बरसात के दिनों में बादल गरजते हैं, उनमें क्या होता है कि पहले आपको लाइट दिखती है, ठीक है, उसके बाद क्या दिखती है, आप सुनाई आती है आपको साउंड। या फिर जब पटाखा जब चलाते हैं आप, क्रैकर्स भी जब आप बर्न करते हैं तो भी क्या होता है कि पहले आपको रोशनी दिखती है, उसके बाद आपको साउंड सुनाई देती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तीसरा है कि प्रकाश और ध्वनि दोनों को सिंचन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। नहीं, ये गलत बात है कि एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा क्या है कि जो प्रकाश होता है आपका, वो बिना माध्यम के भी क्या है, काम कर सकता है, ठीक है। वहाँ पर अगर कोई मीडियम नहीं भी है तो भी जो है लाइट वहाँ पर ट्रैवल कर सकती है, बट साउंड के लिए क्या है, आपको मीडियम की कोई ना कोई नीड ज़रूर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वही सिर्फ आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 18, टू ब्लॉक्स ऑफ आयरन ऑफ मास 1 एंड M2 आर लाइंग ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर इफ M1 इज ग्रेटर देन M2 देन। एक सीमेंटेड फर्श पर M1 और M2 द्रव्यमानों के लोहे के दो टुकड़े पड़े हैं, यदि M2 से M1 बड़ा है तो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दो लोहे के टुकड़े इस तरीके से बड़े हुए, M2 से M1 बड़ा है, यानी कि M1 बड़ा होगा और M2 क्या है यहाँ पर, छोटा होगा, ठीक है। और ये M1 M2 इनका क्या है, द्रव्यमान है। एक मिनट, इसको भी ठीक कर लेते हैं एक बार। M2, ठीक है। अब घर्षण के बारे में, इसके रिगार्डिंग हमें बात करनी है। देखो अब यहाँ पर ये पड़े हुए हैं, है ना, कुछ भी इनके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा, ना ये चल रहे हैं, ना कोई ये जोर दे रहे हैं, ठीक है, और ना ही इनको रोका जा रहा है, ना ही इनको गति प्रदान की जा रही है। तो जब ये ऐसे ही पड़े हुए हैं तो इस तरह से यहाँ पर जो इनके ऊपर जो घर्षण बल कार्य कर रहा होगा वो कैसा कर रहा होगा, शून्य। यानी कि M1 M2 पर कार्य करता घर्षण शून्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका करेक्ट हो जाता है। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, देखो अगर यहाँ पर M1 अगर चलेगा और M2 दोनों चल रहे होंगे सेम स्पीड से, या सेम फोर्स इन पर हम अप्लाई करेंगे, तो घर्षण ज़्यादा काम कहाँ पर करेगा, यहाँ पर ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उस पर घर्षण ज़्यादा काम करेगा, ठीक है ना, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, अ बलून इज प्लेस्ड ऑन अ माउथ ऑफ अ प्लास्टिक बोटल, द बोटल इज प्लेस्ड इन अ हॉट वाटर, स्टेप ए, एंड देन प्लेस्ड इन कोल्ड वाटर, स्टेप बी, व्हाट विल हैपन टू द बलून।
किसी प्लास्टिक की बोतल के मुख पर एक गुब्बारा रखा गया है। बोतल गर्म जल में रखी गई, चरण ए, और फिर ठंडे जल में रखी गई, चरण बी। गुब्बारे का क्या होगा? तो देखिए, इसका जो आपको मैं एक्सप्लेन करने से पहले कि मैं शो कर देती हूँ, फिर हम इसका आंसर लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये बलून लिया हुआ है और यहाँ पर एक ये बलून ये लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कोल्ड वाटर है और यहाँ पर क्या है, हॉट वाटर। जब इस बलून को हमने कोल्ड वाटर में रखा तो ये ऐसे मतलब पिचक गया, और जब हमने इसको हॉट वाटर में रखा तो क्या है, ये फूल गया। तो अब आप देखिए, इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आपका जो स्टेप ए में क्या होगा, वो इनफ्लैट हो जाएगा। पहले हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, जिससे कि आप इसको ईजिली समझ पाएँ। इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो अब देखिए, जो क्योंकि जो हमारा स्टेप 1 है वो हॉट वाटर में है, तो हॉट वाटर में क्या होगा कि वो फूल जाएगा, इनफ्लैट हो जाएगा। और जो क्योंकि स्टेप बी में क्या है, कोल्ड वाटर में रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, डी फ्लैट हो जाएगा, यानी कि पिचक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 होगा यहाँ पर क्या है, वो सही होगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने हिंदी में गलत ले लिया है। ये फूल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये पिचक जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और इमेज भी यहाँ से अब हटा देते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 आ गया है। व्हाट शुड बी करेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्यूज? फ्यूज की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्यूज हमें बतानी है यहाँ पर। तो क्या है इसकी, देखो, जो फ्यूज होता है, पहले जो इसकी देखो, एक तो थिन वायर होना चाहिए, पतला होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि अगर यही पॉइंट्स होंगे तभी वो फ्यूज़ की जैसे काम करेगा, और इसके अलावा यही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यही आपको क्या है, याद रखना है। इसके अलावा मैं अगेन एक इमेज ऐड कर रही हूँ, जिससे कि आपको फिर से अच्छे से ये चीज़ें याद रहें। तो देखिए, फ्यूज़ वायर अगर आपको देखने हो तो कुछ इस तरीके के होते हैं। फ्यूज़ आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखे होंगे अपने घरों में। तो थिन वायर होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी, और इनका क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। देखो, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब आपको ये याद रखनी है। थिन वायर होगा, पतला होगा, तो वो मतलब इजीली अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो गया तो भी मतलब वो गिर जाएगा। हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए इसकी, और क्या है कि लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि कुछ हीटिंग वगैरह का ज़्यादा असर होगा तो जल्दी ही क्या है, वो डाउन हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या है, आप इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं हम। ए टीचर डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कोरोजन थोरोली इन अ क्लास। शी देन इन्वॉल्वड स्टूडेंट्स इन लेबोरेटरी वर्क ऑन दिस टॉपिक. Students worked in groups to check that iron articles when exposed to moist air get rusted. Which of the following is not true regarding the laboratory task described above? है ना? It is characterized as deductive laboratory work. Students have some ideas about what they are expected to find. It helps to reinforce the concept discussed in class. It allows the student to use observation to arrive at a generalization. एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक शिक्षिका ने कक्षा में भली प्रकार से संचारण की संप्रत्या पर चर्चा की। उसने फिर विद्यार्थियों को इस विषय पर प्रयोगशाला में कार्य करने में सम्मिलित किया। विद्यार्थियों ने यह जांचने के लिए कि लोहे की वस्तुओं के आर्द्र वायु से संपर्क में आने पर उन पर जंग लग जाता है, समूह में कार्य किया। उपरोक्त उल्लेखित प्रयोगशाला के कार्य में संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो हमें सत्य नहीं है बताना है। ठीक है, क्या सत्य नहीं है? इसे निगमनात्मक प्रयोगशाला कार्य के रूप में चित्रित किया गया है। कुछ विद्यार्थियों को कुछ विचार तो हैं कि उनसे क्या ज्ञात करने की अपेक्षा है। यह कक्षा में चर्चा किए गए संपत्तियों को सुदृढ़ करने में सहायक है। यह विद्यार्थियों को सामान्यीकरण तक पहुँचाने में अवलोकनों के उपयोग की अनुमति देता है। तो देखिए, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को अगेन, तो आप भी बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखो, पहले क्या करा टीचर ने, पहले ही बता दिया, चर्चा कर लिया क्लास में। अब चर्चा कर लिया तो जो वाला ऑप्शन है यहाँ से कट हो गया, है ना? वही सही बात है कि अब वो जो पढ़ रहे हैं उसको सुदृढ़ करने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब बच्चों को ने पहले ही पढ़ लिया तो उन्हें ये ज्ञात भी है कि हम क्या करने की अपेक्षा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा। निगमनात्मक, क्योंकि मतलब देखो, इस वाले उस वाले ये जो आपका जो टीचिंग मेथड होता है, इसमें क्या होता है आपका कि आपको पहले आपने थ्योरी बता दी है, उसके बाद आप एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा इंडक्टिव में क्या होता है कि पहले आप एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, उसके बाद बच्चा क्या है, थ्योरी तक पहुंचता है। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो गया है, क्योंकि पहले ही मैडम ने थ्योरी बता दी है, फिर क्या कर रही है वो उसके जो एग्जाम्पल है शो कर रही है। तो बचा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। तो विद्यार्थियों के लिए सामान्यीकरण तक पहुँचने में नहीं, ये वाला ऑप्शन तो आपका
अगर तब आता जब आपका क्या होता है, इंडक्टिव मेथड वाली चीज़ होती है, यानी कि पहले आपको टीचर करके दिखाती बच्चे को, उसके बाद बच्चे को क्या है थ्योरी समझाई जाती। तो यहाँ पर इस तरह से क्या है, ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो करेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका ये आंसर क्या है, इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर 4 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। इसे भी पढ़ते हैं एक बार, क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट साइंटिफिक थ्योरीज। साइंटिफिक थ्योरीज गिवन सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। साइंटिफिक थ्योरीज make huge demands on our imagination for their understanding. Scientific theory should predict new phenomena which are verifiable by experimentation. साइंटिफिक थ्योरीज आर ऑलवेज टेंटेटिव। तो सत्य पूछा है हमसे। तो प्राकृतिक बड़ी घटनाओं की व्यवस्थित व्याख्या देते हैं। इसके बाद है वैज्ञानिक सिद्धांत समझने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत समझने के लिए हमारी कल्पना पर बहुत अधिक जोर पड़ता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों को नई परिघटनाओं का पूर्वानुमान लगाना चाहिए जिनकी पुष्टि प्रयोग द्वारा हो सके। वैज्ञानिक सिद्धांत सर्वदा अनंतिम है। तो देखिए यहाँ पर जो पहली जो आपकी बात कही गई है कि सिद्धांत प्राकृतिक परिघटनाओं की व्यवस्थित व्याख्या देते हैं, सही बात है। इसके बाद है हमारी कल्पना पर बहुत अधिक जोर पड़ता है, सही बात है। घटनाओं को पूर्वानुमान लगाना चाहिए जिनकी पुष्टि प्रयोग द्वारा हो सके, बिल्कुल ये भी हम करते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत सर्वदा अनंतिम है, हाँ ये भी सही है। क्योंकि देखो क्या होता है कि समय के साथ चीज़ें उसमें चेंज हो सकती हैं, कि मतलब कोई भी लो हो सकता है कि आगे जाके उस पर कोई और चीज़ें रिसर्च के द्वारा निकल करके आए, तो हो सकता है कि जो रिजल्ट है या फिर जो फाइनल जो भी चीज़ होगी वो दूसरी हो, है ना, वो ना हो करके कुछ और हो जाए। तो अगेन मैं इसका वही एटम वाला जो अगर आप देखेंगे तो पहले साइंटिस्ट आए, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, फिर तीसरे साइंटिस्ट आए, तो इस तरह से क्या है वो अनंतिम हो जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका ABCD, यहाँ पर आपके क्या है चारों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं इन केस ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन। डाइवर्जेंट क्वेश्चन के बारे में बात हुई है। एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर। इज फ्रैक्शन ए फ्रेंड और फो। विच ऑब्जेक्ट इन फ्लोटिंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज। अच्छा देखो, इससे पहले अगर आपने पहले क्लास की होगी ना, उसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन कुछ करके पूछा गया था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में ही पूछा है, और लगभग सेम से ही ऑप्शन थे। और वुड से और वुड से कुछ यहाँ पर ट्री दे दिया गया है, और वहाँ पर वुड से कुछ है ना। तो यहाँ पर देखो इनके सारे क्या है, ये आपके एक कन्वर्जेंट थिंकिंग को शो करते हैं, बट अगर वहाँ पे कम कर दिया जाए तो ये आपका एक डाइवर्जेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर ये क्या है आपका सही हो जाता है, ठीक है। कि अब सारी प्रश्न कैसा होगा, क्या होगा यदि हम पेड़ काटते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, देखिए पढ़ने में काफ़ी बड़ा है पर आपको डरना नहीं है, जितने बड़े क्वेश्चन बड़े होते हैं उतने ही करने में ईजी होते हैं। तो देखिए, सपोज वी विश टू कूल आवर रूम। Thermodynamics code tells us that we need to spend extra energy to do so. This extra energy is supplied by electricity, which enables the air conditioner to cool the room. Thermodynamics also governs the equilibrium of different phases of matter, estimating how much heat is evolved or absorbed in a chemical reaction such as photosynthesis requires application of thermodynamics. Which of the following is idea about science is illustrated in the above excerpt? तो हमें ये बताना है कि क्या दिया गया, एक बार हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक कमरे को ठंडा करना चाहते हैं। ऊष्मागतिकी हमें बताती है कि हमें ऐसा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च या व्यय करने की आवश्यकता है। इस अतिरिक्त ऊर्जा की विद्युत द्वारा आपूर्ति की जाती है, जो कमरे को ठंडा करने में एयर कंडीशनर को सक्षम बनाती है। ऊष्मागतिकी पदार्थ के विभिन्न प्रवस्थाओं की समवस्था को भी नियंत्रित करती है। प्रकाश या संश्लेषण जैसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होगी, इसके अनुमान में भी ऊष्मागतिकी के अनुप्रयोग की आवश्यकता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से विज्ञान के किन विचारों का स्पष्टीकरण किया गया है। विज्ञान में अधिगम का अंतः विषयपरक क्षेत्र है। विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक उद्यम है। विज्ञान प्रकृति में अनंतिम है। विज्ञान अपने अभ्यासकर्ताओं में से दृढ़ता अपेक्षित करता है। तो जो ऊपर बात कही गई है तो इसका स्पष्टीकरण हमसे पूछा गया कि क्या होगा। तो देखिए
यहाँ पर अंतिम है, या इन इन दो का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। देखो सामाजिक सांस्कृतिक का भी यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। तो विज्ञान अधिगम अंतः विषय परक क्षेत्र है, यानी कि साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, यानी कि आपकी जो देखो यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करना, है ना। तो ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एनर्जी से थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी, केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जो आपस में क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही हैं। तो साइंस क्या है, आपका इंटरडिसिप्लिनरी एरिया हो जाता है लर्निंग का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका यहाँ पर क्या होता है, वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप अगेन अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े से पढ़ने में बड़े होते हैं, बट लेकिन इनका आंसर जो है एक बार में ही निकल जाता है। सेकंड, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपके पैडागोजी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन द टीचर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप एन आयरन नेल इन एन moist एयर फॉर सम डेज? व्हाट हैपेंस व्हेन यू बर्न पेपर एंड वुड? व्हाट ऑब्जेक्टिव डज द टीचर हैव इन माइंड? To motivate a student to participate in the process of learning, to relate scientific concept of to students' previous knowledge, to know students' alternative conception if any, to enable student to understand the method of science। तो देखिए यहाँ पर एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रस्तावित करते हुए शिक्षक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। क्या होगा यदि तुम लोहे की एक कील को कुछ दिनों के लिए एक खुले आदर्श क्षेत्र में रख दोगे? क्या होता है जब तुम कागज और लकड़ी जलाते हो? शिक्षक के मानस में क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, सही बात है, वो बिल्कुल करेगी। वैज्ञानिक संप्रत्यों को विद्यार्थियों के लिए पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये भी बिल्कुल सही बात है कि मतलब पहले बच्चों ने कुछ किया होगा उसी से रिलेटेड वो कुछ करा रही है, तो पूर्व ज्ञान से रिलेट करता हुआ हो गया यहाँ पर ये। इसके बाद है कि विद्यार्थियों की यदि कोई वैकल्पिक अवधारणा है तो उन्हें जानना, तो उससे अलग कुछ मतलब वो नया सीखने के लिए उन्हें जानने का भी मौका दे रही है। विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रक्रम में समझने में सक्षम बनाना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट नहीं बैठता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है यहाँ पर वो सही माना जाता है इस हिसाब से। ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर मतलब ये जो क्वेश्चन है 25, इसका भी आंसर हमने निकाल लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 26 पर आते हैं। क्या क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26 हमारा? रीड द फॉलोइंग बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टेटमेंट 1 है, डिस्कसिंग कॉन्ट्रोवर्शियल साइंटिफिक इश्यूज प्रमोट्स आर्गुमेंटेशन एंड लर्निंग। Argumentation helps in building explanations, models and theories in science that promote learning। तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। विवादित वैज्ञानिक विषयों पर परिचर्चा करना तर्क वितर्क और अधिगम को प्रोत्साहित करता है। तर्क वितर्क विज्ञान में व्याख्याओं, प्रतिरूपों, सिद्धांतों के निर्माण में सहायता करता है, जिससे अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल सही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो तर्क वितर्क और विज्ञान में व्याख्याओं, प्रतिरूपों, सिद्धांतों के निर्माण में सहायता करता है, जिससे अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपकी बिल्कुल सही व्याख्या नहीं कर पाता है, किसकी? स्टेटमेंट 1 की। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड होता है वो आपका सही हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह पहली बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं S2 भी करेक्ट है और S1 तो सही है ही है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तर्क वितर्क विज्ञान में व्याख्याओं, प्रतिरूपों, सिद्धांतों के निर्माण में सहायता करता है, जिससे अधिगम है, तो तर्क वितर्क या प्रतिरूपों सिद्धांत यानी कि ये नहीं करेंगे। जैसे तर्क वितर्क हैं थोड़ा बहुत ठीक है, प्रतिरूप हैं वहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग वाली चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं, है ना। और क्या है कि मतलब सिद्धांत वगैरह ये सब चीज़ें मतलब इतना वहाँ पर उसका असर नहीं होता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर यानी कि स्टेटमेंट 1 है वही सही होगा, बट जो आपका S2 होता है वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना। इसके बाद है आपका 27। ड्यूरिंग आवर डिस्कशन ऑन प्लैनेट अ टीचर आस्क्ड व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो मून इन द स्काई। आफ्टर डिस्कसिंग स्टूडेंट्स responses, the teacher asked students to collect more information relate to the question and justify their answer through a group project work। what would be the what could be the objective of the above task? Express to students that their ideas are valued, guide students to appreciate multiple perspectives, emphasize the importance of tentativeness of sciences to student, encourage students to frame questions and browse variety of reading material। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं।
ग्रहों पर परिचर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पूछा, क्या होगा यदि आकाश में चंद्रमा ना हो। विद्यार्थियों के उत्तर पर चर्चा करने के बाद शिक्षक ने विद्यार्थियों को प्रश्न से संबंधित और अधिक जानकारी एकत्रित करने और समूह प्रयोजन कार्य द्वारा अपने उत्तरों को प्रमाणित करने के लिए कहा। उपरोक्त कार्य के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। विद्यार्थियों को यह अभिव्यक्त करना कि उन्हें विचार महत्व रखते हैं, सही बात है। बहुदृष्टिकोणों की सराहना करने के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, ये भी सही बात है। विज्ञान की अनंतिमता के महत्व को विद्यार्थियों को समझाना, नहीं, इस चीज़ का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। विद्यार्थियों को प्रश्न बनाने और विभिन्न पाठ्य सामग्री को खंगालने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि A B D, ये वाला सही है ना, A B D वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम अनंतिम वगैरह ये तो नहीं करना, बच्चों को हम ये सब नहीं वहाँ पर समझा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 इस तरह से सही आंसर हो जाता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमें ये बताना है कि ये मतलब क्या है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक है। सुदृश आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असदृश आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए, जब हमने मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तो करने के बाद में हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि हाँ, जो एल्यूमिनियम है एक मेटल है और मेटल क्या होती है, सुचालक होती है। तो ये भी क्या है, आपका निष्कर्ष हुआ। फिर क्या हुआ कि अगेन यहाँ पर फिर हमने एक्सपेरिमेंट के देखा कि भाई जो सेम सेम आपके जो प्लस प्लस चार्जेस हैं और जो माइनस माइनस चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या है, एक निष्कर्ष पर पहुँच गए। तो ये भी क्या है, आपका एक निष्कर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, इन्फेरेंस और इन्फेरेंस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट फ्रॉम NCERT 8 साइंस टेक्स्ट बुक। अच्छा, चिल्ड्रन अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधवी जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। देखो, ये चैप्टर हमने बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में क्लास 8 में पढ़ा है और मैं आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ तो बीच बीच में बताती हूँ कि ये इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए, पैडागोजी में देखो वहीं से क्वेश्चन उठा लिया गया है, ठीक है। तो अगर आप जाएंगे वीडियोस को देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें सुनने के लिए ज़रूर मिलेंगी मेरे मुंह से, ठीक है ना। कि हर जो बॉक्सेस में साइड में लिखी हुई रहती हैं या जहाँ पर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपका पैडागोजी के रूप में आ सकता है ना, तो ही आप उसको समझ पाएंगे। तो जाइए वीडियोस को देखिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट जरूर कीजिए। Madhvi ji explains that biosphere reserves are the area meant for conservation of biodiversity. Ahmad explains that the destruction of habitat, increasing population, and introduction of new species may affect natural habitat of endemic species. Which of the following objective of science education does the above excerpt highlight? Appreciate issues at the interface of science, society, and technology, understand method of generation of scientific knowledge, raise environmental concerns, nurture the aesthetic sense and creativity in science and technology। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। NCERT को विज्ञान की 8 कक्षा में पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। बच्चों ने प्रोफेसर अहमद और माधवी जी के साथ जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र में प्रवेश किया। माधवी जी ने समझाया कि जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए बने हैं। अहमद ने समझाया कि आवास को नष्ट करना जनसंख्या में वृद्धि और नई प्रजातियों का स्थापित प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकता है। निम्नलिखित में विज्ञान विषय के किस उद्देश्य पर उपरोक्त उदाहरण विशेष बल दे रहा है। विज्ञान, समाज एवं तकनीकी के अंतर्पृष्ठ पर विषयों को समझना, वैज्ञानिक ज्ञान की उत्पत्ति के प्रक्रमों को समझना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठाना। ये बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर बी जहाँ जहाँ है, यानी कि ये तो गलत हो गया आपके। विज्ञान एवं तकनीकी में सौंदर्यपरक संवेदना और क्रियाकलाप को पोषित करना। देखिए, इसका कोई सेंस नहीं बैठता है तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। इसके बाद है आपका कि विज्ञान सॉरी कि बी सी सॉरी, एक मिनट रुकिए। आपका जहाँ पर सी है वो सही है आपका। ये मैंने क्या कर दिया, एक मिनट। तो आपको यहाँ पर सही बताना है। तो यहाँ पर पर्यावरण वाला सही है, यानी कि सी इसमें इसमें और इसमें, यानी कि पहला तो आपका गलत हो गया है। तो सी, इसके अलावा डी वाला तो विज्ञान और तकनीक में सौंदर्यपरक संवेदना, तो डी वाला आपका नहीं होगा सही, ठीक है ना। विज्ञान, समाज एवं तकनीकी के अंतर्पृष्ठ पर विषय को समझना।
हाँ, ये आपका सही होगा। इसके बाद जो आपका ऑप्शन नंबर बी है कि उत्पत्ति के प्रक्रमों को नहीं, इसका भी कोई सेंस यहाँ पर नहीं बैठता है। तो ए और सी वाला ऑप्शन आपका ये है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। थोड़े से पेडागोजी के भी क्वेश्चन बहुत बार ऐसे होते हैं कि आपको एक बार पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएंगे, एक बार ऐसा होगा कि आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे, एक बार ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे 2-3 बार पढ़े तो भी समझ में ना आए, है ना। तो आपको थोड़ा सा देखो लॉजिक लगाना पड़ेगा, बिना लॉजिक के काम नहीं चलेगा, है ना, कि क्या हो सकता है क्या नहीं। बट मैं अगेन वही चीज़ कहूँगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन ज़्यादा समय ले रहा है तो आपको उस पर ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। और इसी तरह आज हमारी जो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है वो आ गया है। पढ़ते हैं इसमें क्या कहा गया है कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर द ओल्डेस्ट फिनोमिना टू अस, मच ऑफ द डिस्कशन ऑन नेचर ऑफ लाइट ड्यूरिंग Renaissance centered around these phenomena. In the 17th century, Huygens proposed that light consists of waves. Later, Newton proposed that light is composed of particles or corpuscles. Which of the following aspect of nature of science does the above excerpt illustrate? Science is socially and culturally embedded. Science is advanced through creativity and imagination of scientists. Science is a tentative in nature. Science progress through a fixed scientific method. तो यहाँ पर आपको देखना है कि अब हिंदी में भी एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारे लिए परावर्तन और अपवर्तन प्राचीन परिघटनाएं हैं। नवजागरण के दौरान प्रकाश की प्रकृति के विषय पर चर्चा इन्हीं दो परिघटनाओं पर केंद्रित थी। 17वीं शताब्दी में हाइगे ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगों से बना है। तत्पश्चात न्यूटन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश कणों या कणिकाओं से बना है। निम्नलिखित में से विज्ञान की प्रकृति के कौन से पहलुओं को उपरोक्त उदाहरण समझा रहा है? विज्ञान समाज और संस्कृति में प्रतिस्थापित है। प्रकृति समाज और प्रकृति नहीं, यहाँ पर इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बैठता है। विज्ञान की सृजन और कल्पना से विज्ञान की प्रगति होती है, सही बात है। देखो पहले वहाँ पे परिघटनाएं थी, कल्पनाएं थी, उससे होती है। इसके बाद है विज्ञान प्रकृति से अनंतिम है, ठीक बात है। विज्ञान की प्रकृति की निश्चित वैज्ञानिक विधि के आधार पर होती है, नहीं एक निश्चित, यहाँ पर ये जो वर्ड नेगेटिव है तो ये वाला भी गलत हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है बी और सी वाला क्या है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है, बी और सी ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमारी आज की क्लास के 30 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। होपफुली मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे, है ना। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप उसे दोबारा देखिएगा, ठीक है। और दोबारा अगर आपको क्या लगता है कि स्पीड स्लो लगती है, ठीक है, 1x पर, तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, स्पीड को फास्ट करने के लिए आप क्या करिए उसे 2x पर या 1.5x पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वीडियो जल्दी होगी और आपका समय भी बचेगा। मुझे थोड़ा सा स्लो बोलना पड़ता है जिससे कि सभी समझ सकें उसको, वीडियो को, है ना। और बाकी जो भी आपके और फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो भी आपके साथ हैं, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वीडियोस नहीं मिल रही हैं, तो आप उनको मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर आपको करना है। नेक्स्ट अगर आपको और ऐसे ही नई वीडियोस चाहिए और अगर मैं आपके लिए और कुछ अच्छा करूं, पैडागोजी के से रिलेटेड और भी चीज़ें कर लेकर के आऊँ, मैराथन्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आप आपका सपोर्ट ही क्या है मुझे आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ लाने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि शायद आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है, तो मैं आपके लिए फिर और अच्छा कंटेंट नहीं लेकर के आ पाऊँगी। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। और जो भी मेरी वीडियोज़ इससे पहले पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, पूरे पूरे चैप्टर्स मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप उनको जाइए देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी। और मेरी बहुत सारी विशेज़ हैं आपके साथ कि आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा होगा। और बी पॉजिटिव, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल भी आपको अपना अब जो पेशेंस है, जो आपकी मतलब हिम्मत है उसको लूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।